हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 73, जिसमें हम लोक प्रशासन के 100 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे उनके उत्तर सहित। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। जैसा कि सभी को पता है, 4 प्रश्न जो है वो 10 मार्कर होंगे, टोटल 40 मार्क्स के। पार्ट सी, पहला प्रश्न है, अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को समझाते हुए इसके सरोकारों पर प्रकाश डालिए। लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में, ठीक है, और इसके विकास को समझाते हुए इसके सरोकारों पर प्रकाश डालना है। एक व्यवस्थित अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास निम्न चरणों में हुआ। तो फर्स्ट चरण की बात करें तो प्रथम चरण राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का काल 1887 से 1926। राजनीति और प्रशासन का क्या हुआ? द्विविभाजन। वुड्रो विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से भिन्न बताते हुए लोक प्रशासन विषय के स्वतंत्र अध्ययन की नींव रखी। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन। ठीक है, इससे क्या हुआ? जब प्रथम चरण हुआ, राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन हुआ, तो वुड्रो विल्सन ने जो है लोक प्रशासन के लिए बहुत सारा काम किया। इसी टाइम पर इन्हीं को जो है लोक प्रशासन का जनक मान लिया गया और एक अध्ययन के रूप में नींव जो है वहाँ पर शुरुआत हो गई। फिर दूसरा चरण की हम बात करें, द्वितीय चरण प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्णकाल। प्रशासन के सिद्धांतों का क्या था? ये स्वर्णकाल था। वो कैसे था? क्योंकि इस चरण में विभिन्न विद्वानों जैसे विलोबी, टेलर, फेओल, गुलिक, उर्विक, इन सभी ने जो है लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। फलस्वरूप इस विषय का सिद्धांतिक स्वरूप जो है उभर कर सामने आया था और ये काल जो है 1927 से 1937 तक चला। फिर तृतीय चरण में हम बात करें चुनौतियों का चरण। चुनौतियों का चरण बोलते हैं इसको। 1938 से 1947 तक रहा। इस चरण में विभिन्न विद्वानों जैसे चेस्टर बनार्ड, एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचारों को चुनौती दी गई। जब फर्स्ट चरण में जो राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन होते हैं उन्हीं विचारों को इसमें चुनौती भी दी गई। साथ में चेस्टर बनार्ड, एल्टन मेयो, हर्बर्ट साइमन, इनके द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास जो है वो दिया गया। सिद्धांतों का डेवलपमेंट इस काल में हुआ। चतुर्थ चरण में बात करें तो पहचान का संकट। इसको पहचान का संकट कहते हैं। 1948 से 1970 तक। तृतीय चरण में मिली चुनौतियों के कारण लोक प्रशासन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान का संकट उत्पन्न हो गया। कि जब तृतीय चरण के बाद में क्या हुआ था, चुनौतियां बहुत सारी मिल गई थी प्रथम चरण को, तो लोक प्रशासन के एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान का संकट उत्पन्न हो गया और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ नवीन विचारधाराओं का जन्म हुआ, जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन। तो ऐसे ही बहुत सारे जो हैं वो लोक प्रशासन के टाइप जो है वो डेवलप हुए। फिर फिफ्थ चरण में हम बात करें तो अंतर विषयक काल था। ये 1971 से 1990 तक का काल था, पांचवा काल। इस काल में क्या होता है, लोक प्रशासन विषय की सर्वांगीण उन्नति होती है। इसमें लोक प्रशासन व अन्य विषय जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के बीच अंतर संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अंतर विषय लोक प्रशासन का सर्वांगीण उन्नति इसी काल में मानी जाती है। इसमें राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, जो अलग अलग समाजशास्त्र, इनके बीच में अंतर संबंध जो है स्थापित हो जाते हैं। छठे चरण की हम बात करें, 1990 से लेके अब तक जो चला रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, छठा चरण, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण के संबंध के संदर्भ में लोक प्रशासन के अंतर्गत नवलोक प्रबंधन जैसे नवीन तत्वों का समावेश हुआ। इस प्रकार लोक प्रशासन का स्वरूप बदलते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश व विचारधाराओं के अनुरूप परिवर्तन संशोधित व समर्थित होता रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब उदारीकरण और वैश्वीकरण आई तो उसके बाद में क्या हुआ, लोक प्रशासन के अंतर्गत नवलोक प्रबंधन और जैसे कि नवीन लोक प्रशासन, उसका भी एडवांस और उसके अलावा नवीन तत्व जो है वो समावेश हो गए। इस प्रकार लोक प्रशासन का स्वरूप क्या हुआ, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश व विचारधाराओं के अनुरूप जो है परिवर्तन भी होते रहा, संशोधित भी होता रहा और समर्थित भी होता रहा। तो इस तरह से जो है आप उत्तर लिख सकते हैं और भी पॉइंट्स ऐड करके आप अपने उत्तर को अपने हिसाब से और अच्छा बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है,
प्रशासनिक नैतिकता को परिभाषित करते हुए भारत में प्रशासनिक नैतिकता हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले प्रशासनिक नैतिकता है उसको परिभाषित करना है, फिर भारत में प्रशासनिक नैतिकता हेतु क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में उल्लेख करना है। 10 मार्कर प्रश्न है। प्रशासनिक नैतिकता से अभिप्राय नैतिक आचरण से है। प्रशासनिक नैतिकता का मतलब हो गया कि नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, अर्थात प्रशासन में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी प्रशासनिक नैतिक मापदंडों के अनुसार कार्य करता है ताकि पदेन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो सके। इसी को हम क्या बोलेंगे, नैतिक आचरण। यानी ये कहें कि प्रशासन में कोई भी अधिकारी है, प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी, ठीक है, उच्च से लेकर अधीनस्थ तक सभी जो है प्रशासनिक नैतिक मापदंड है उनके अनुसार कार्य करें। यानी नैतिक जो मूल्य है, नैतिक जो नॉर्म्स है, इथिकल जो नॉर्म्स है, उन सभी को जो है फॉलो करते हुए कार्य करते हैं और अपने जो उनकी जो पदेन शक्तियाँ होती हैं उनका मिसयूज दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो वो नैतिक आचरण से संबंधित माना जाता है। अब हम प्रयास देखते हैं। प्रयास क्या है? सबसे पहला प्रयास विभिन्न समितियां एवं रिपोर्ट। विभिन्न समितियां एवं रिपोर्ट में क्या है? संस्थानम समिति सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु गठित समिति है, संस्थानम समिति। फिर आता है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अपनी चतुर्थ रिपोर्ट इन्होंने 2007 में वीरप्पा मोइली की वो उसमें अध्यक्षता में हुई थी। संस्थानम समिति 2003 की है और ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 में आई थिंक उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो दी थी। संस्थाएं केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था हो गई। फिर उसके बाद में तीसरा हो गया हमारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्मिक विभाग के अधीन प्रमुख जांच एजेंसी जो प्रशासन में भ्रष्टाचार व आपराधिक मामलों की जांच करती है, CBI। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फिर ACB लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच हेतु गठित राज्यों में। फिर यह लोकपाल कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत एक संस्था जो भ्रष्टाचार के मामलों में जांच व अन्वेषण करती है। इसी तरह लोकायुक्त हो गया राज्यों में। नियम व अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी कार्यों में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व बढ़ाने हेतु अधिनियम, जैसे राजस्थान में हो गया लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। नियत समय सीमा में सरकारी सेवाओं की प्रदायगी की गारंटी हेतु। फिर हो गया विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना। कर्मचारी आचार संहिता कर्मचारियों के लिए नैतिक नियमों की संहिता। इस तरह से ये सभी जो है नैतिकता हेतु किए गए प्रयास हैं। तो नैतिकता को हमने क्या किया, परिभाषित करते हुए हमने प्रशासनिक नैतिकता हेतु सरकारी प्रयास जो है वो सारे मेंशन करे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। 10 मार्कर। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की आवश्यकता को समझाते हुए विधायी नियंत्रण के प्रमुख साधनों की विवेचना कीजिए। प्रशासन पर हमें विधायी नियंत्रण की आवश्यकता बतानी है, फिर विधायी नियंत्रण के प्रमुख साधन, इनके बारे में हमें बताना है, विवेचना करनी है। ओके, संसदीय शासन व्यवस्था में संघीय व्यवस्थापिका सैद्धांतिक रूप से संघ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्थापिका होती है वो संघ प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है और जिसकी आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। कारण क्या क्या हो सकते हैं कि जिसके कारण आवश्यकता पड़ती है? जनप्रतिनिधि संस्था के रूप में विधायिका का यह दायित्व है कि प्रशासन का संचालन जनहित में हो। ठीक है, विधायिका का क्या दायित्व हो गया है? जनप्रतिनिधि संस्था होती है विधायिका, तो उसका कर्तव्य ये होता है कि प्रशासन का संचालन वो टोटली क्या हो, जनहित में हो, यानी लोक कल्याणकारी उसका कार्य हो। लोक प्रशासन का व्यवहार जन अपेक्षाओं के अनुरूप हो। लोक प्रशासन का व्यवहार कैसा हो? जन अपेक्षा, यानी जनता उनसे जो अपेक्षा करती है उसके अनुरूप हो। इसका दायित्व विधायिका पर ही होता है। हाँ, फिर नेक्स्ट है लोक कल्याणकार। लोक कल्याण राज्य की स्थापना हेतु लोक प्रशासन को दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग रोकने हेतु विधायी नियंत्रण आवश्यक होता है। लोक प्रशासन को निरंकुश होने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, जैसे भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, काला धन, ये कई समस्याएं हैं जिनको रोकने के लिए इनकी निरंकुशता को रोकने के लिए ये आवश्यक होता है। इसी प्रकार अगर साधन की बात करें, विधायी नियंत्रण के प्रमुख साधन क्या क्या हो सकते हैं, तो साधन में हम देखते हैं
तो सबसे पहला आ जाता है प्रश्न पूछकर। प्रश्न में भी कोई कैसे, तारांकित, अतारांकित। इनका उत्तर, तारांकित का उत्तर कैसा होता है, मौखिक रूप से दिया जाता है, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि अतारांकित होते हैं उत्तर लिखित में होता है और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा विभिन्न प्रस्ताव, जैसे काम रोको प्रस्ताव हो गया, महत्वपूर्ण घटनाओं पर तत्काल चर्चा हेतु काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया, जन महत्व के आवश्यक विषय पर मांगी गई महोदय के बयान हेतु आग्रह। ठीक है, इस यहाँ पर सॉरी मांगी मंत्री महोदय, भाई मैं सोचूं कि मिस कैसे हो रहा है। इसमें क्या होगा, जन महत्व के आवश्यक विषय पर मंत्री महोदय के बयान हेतु आग्रह इसमें किया जाता है, यानी किसी लोक महत्व के विषय पर जो है मंत्रियों के द्वारा जो है ध्यान आकर्षित किया जाता है कि हाँ इस पर ध्यान देना जो है वो काफ़ी चर्चा करना काफ़ी आवश्यक है, तो इस तरह से इस पर चर्चा की जाती है सदन में। फिर है अविश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद की असफलता का आकलन जो है और प्लस में नीतियों का आकलन सभी का जो है इसके तहत किया जाता है। अगर मंत्रिपरिषद जो है वो असफल हो जाती है, कोई भी गलत कृत्य करती है, कोई भी गलत नीति होती है, ठीक है, तो अगर वो करती है तो इस हेतु त्यागपत्र देने हेतु अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके कुछ नियम हैं, उसके हिसाब से ही जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। फिर है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा में सप्ताह में 3 दिन बैठक के अंतिम आधे घंटे की में लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है। फिर है राष्ट्रपति भाषण पर वाद विवाद। राष्ट्रपति भाषण पर वाद विवाद से आशय यह है कि इसके माध्यम से मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण पर वाद विवाद कर सरकारी नीतियों पर तर्क वितर्क किए जाते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है, राष्ट्रपति पर वाद विवाद हो गया। फिर बजट पर वाद विवाद हो गया, सरकार की वित्तीय नीतियों पर वाद विवाद हो गया, वित्तीय नियंत्रण हेतु विभिन्न समितियां जैसे प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, इन सभी के द्वारा भी जो है वो नियंत्रण रखा जाता है। तो इस तरह से विधायी नियंत्रण के हमने प्रमुख साधन देखे, विधायी नियंत्रण की आवश्यकता को भी देखा, और आप अपने आंसर में और भी चीज़ें ऐड करके और एनरिच कर सकते हैं। मैंने एक रेप्लिका दी है कि आप इस तरह से उत्तर लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पद सोपान क्या है? प्रशासन में पद सोपान की महत्ता को बताते हुए पद सोपान के समक्ष चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। पद सोपान हिरार्की क्या है? इसमें पद सोपान की महत्ता बतानी है, क्या है ये बताना है, महत्ता को बताना है और फिर चुनौतियों को भी बताना है, साथ में विश्लेषण भी करना है। तो प्रश्न जो है आप देखते हैं, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हमें उत्तर देना है, क्योंकि बड़े प्रश्नों में क्या होता है हम प्रकृति को समझ नहीं पाते, जो पूछा गया है ना उसी का उत्तर हमें देना है, अनावश्यक गलत नहीं लिखना हमें। सबसे पहले देखते हैं कि पद सोपान क्या है। इसमें डायग्राम भी बनाया जा सकता है। ओके, इस तरह से पद सोपान का क्रम बता सकते हैं उच्चस्थ अधीनस्थ से रिलेटेड। ओके, अभी क्लीन कर लेते हैं स्क्रीन क्योंकि दिखेगा नहीं फिर। किसी औपचारिक संगठन को व्यवस्थित रूप देने व सुगमता पूर्वक कार्य संचालन हेतु उसे इकाइयों तथा उप इकाइयों के रूप में उच्च अधीनस्थ श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे पद सोपानिक व्यवस्था कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहें कि कोई एक औपचारिक संगठन हो गया, उसमें क्या होता है उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच में एक श्रृंखला होती है, व्यवस्थित और सुगमता पूर्वक कार्य संचालन करने हेतु एक व्यवस्थित श्रृंखला होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पद सोपानिक व्यवस्था। दोबारा से देख लेते हैं। दोबारा से हम बोले तो ये है कि कोई भी औपचारिक संगठन होगा, उसके अंदर उच्चस्थ अधीनस्थ की एक व्यवस्थित श्रृंखला होगी जो कि क्या करेगी, सुगमता पूर्वक कार्य संचालन करेगी। ठीक है, इसमें इकाइयों तथा उप इकाइयों के रूप में भी एक संगठन पाया जाता है। अब हम देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पद सोपान की, कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। पद सोपान की प्रशासन में क्या महत्ता है। सबसे पहले बात करें तो संगठन को विभिन्न इकाइयों में एकीकृत, संगठन को अविभाज्य बनाता है। संगठन को विभिन्न इकाइयों में क्या करता है, ये एकीकृत करता है और संगठन को अविभाज्य बनाता है। उर्विक के अनुसार पद सोपान क्या है, संगठनात्मक समन्वय व एकजुटता का माध्यम। संगठनात्मक समन्वय है और एकजुटता का ये क्या होता है, माध्यम। पद सोपान संगठन के उद्देश्यों में एक रूपता होती है, आदेश की एकता होती है, संगठन में स्थायित्व पाया जाता है, प्लस में आदेशों का दोहराव नहीं होता है, कार्य में जो है स्पष्टीकरण होता है, कार्य विभाजन होता है, सत्ता के प्रत्यायोजन व विकेंद्रीकरण को संभव बनाता है। संगठन के प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है, क्योंकि जब संगठन में पद सोपान व्यवस्था होगी तो क्या होगा, कार्य जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे स्तर, और एक उत्तरदायित्व का जो है एक सुनिश्चित क्रम बन जाता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है। एक संचार का माध्यम भी, संचार भी यहाँ पे ऐड कर गए आप, संचार जो है वो भी बेहतर तरीके से हो पाता है। फिर है चुनौतियाँ।
चुनौतियों की हम बात करते हैं तो चुनौतियों में हो गया संगठन में अनावश्यक कठोरता आती है। कठोरता कैसे आती है कि उच्चस्थ जो है वो आदेश देता है, मान लो, तो हो सकता है अधीनस्थ को वो जो आदेश है वो सही लगे नहीं लगे, वो पालना करे नहीं करे। कई बार क्या स्ट्रिक्ट हो जाता है उच्चस्थ, तो अधीनस्थ को वो अच्छा नहीं लगता व्यवहार। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अनावश्यक कठोरता भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जिससे गत्यात्मकता मानवीय संबंधों की अवहेलना भी हो जाती है यहाँ पर। फिर यह कार्य निष्पादन में अनावश्यक देरी होती है। कई बार क्या होता है कि मान लो आदेश देने में या फिर उच्च अधीनस्थ में संबंधों में कोई गड़बड़ होने से क्या होता है, कार्य निष्पादन में भी अनावश्यक देरी हो जाती है। संगठन में रूढ़िवादिता व कठोर नियमबद्धता से पहल न करने की भावना जन्म लेती है। संगठन में क्या होता है, रूढ़िवादिता आ गई, फिर कठोर नियमबद्धता आ गई, तो उससे क्या होता है, कोई भी पहल नहीं करने की, यानी कोई भी नया जो है इनिशिएट नहीं हुआ था, क्योंकि रूढ़िवादिता वहाँ पर होती है और कठोर नियम होते हैं, तो वहाँ पर ये भी समस्या देखने को हमें मिलती है। फिर है कार्मिकों के बीच उच्च निम्न का भेद से अलगाव विकसित हो जाता है। अब उच्च निम्न का भेद तो यहाँ पर है ही कि उच्चस्थ है, फिर उसके नीचे अधीनस्थ है, फिर और अधीनस्थ है। तो ये एक उच्च अधीनस्थ का जो है भेद जो है अलगाव की स्थिति उत्पन्न करता है। उनको लगता है कि यहाँ उच्चस्थ जो है अपने पर रौब झाड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारा काम करवा रहा है, मैं ही काम क्यों करूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी एक कमी देखने को मिलती है। लाल फीताशाही को प्रोत्साहित करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, लाल फीताशाही काम को करवाने के लिए जो है भ्रष्टाचार भी हमें देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से चुनौतियाँ समक्ष हैं। आप और भी चुनौतियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। डायग्राम बनाकर आएंगे तो आंसर देखिए, आप खुद देखिए आंसर किस तरह से आपका इफेक्टिव बन रहा है। पद सोपानिक व्यवस्था के उपयुक्त दोषों को न्यून कर इसकी महत्ता को बढ़ाया जा सकता है तथा संगठन को व्यवस्थित व सुगमता पूर्वक चलाया जा सकता है। पद सोपानी व्यवस्था को हम क्या करें, अगर ये जितने भी उपयुक्त जो दोष बताए गए हैं, अगर उनको हम कम से कम कर ले, बिल्कुल न्यून कर ले, तो इसकी महत्ता को बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम जो है पद सोपान व्यवस्था का हम लाभ ले सकते हैं। संगठन को व्यवस्थित और सुगमता पूर्वक चलाने के लिए हमें दोषों को जो है वो न्यून करना ही होगा। ओके, सॉरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। लास्ट में मैं हमेशा फीडबैक पूछती हूँ आपको कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं और बेहतर सीरीज़ जो है और भी बहुत बेहतर आपके लिए प्रश्नों के उत्तर लेकर आऊँगी। सो बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।